गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पारित प्रमुख अधिनियमों को, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम एवं अन्य प्रमुख अधिनियमों के साथ साथ कामागाटू प्रकरण और 1937 का प्रांतीय चुनाव के साथ साथ अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य रहता है, इसलिए आप इस चैप्टर में शुरू से अंत तक बने रहें। ये चैप्टर लंबा है, इस कारण से इसे 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके MCQ को कराया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला MCQ। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन इनमें से ऑप्शन डी को बोला गया है, जिसमें से सभी को सत्य माना गया है। पहला है, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। दूसरा है, इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। तीसरा है, इस कानून के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा और चौथा ऑप्शन अति इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें, है ना। प्रांतों में क्या किया गया था, द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं, तो 1935 के अधिनियम के बारे में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। इस अधिनियम में दलित वर्ग, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय, जो कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय बना, का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से बोला गया है सी को, मंत्री अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाए गए थे। ये ऑप्शन को शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस कानून के द्वारा मंत्रियों को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाया गया था। यह एक स्वागत योग्य कदम था। इस अधिनियम की अन्य आलोचनाओं में कहा जा सकता है कि अधिनियम की संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी, प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की थी। इस कानून के द्वारा केंद्र पर द्वैध शासन थोप दिया गया। इस अधिनियम ने एक अनन्य संविधान थोप दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने यह सर्वोत्तम तरीका है। यह कथन किस व्यक्ति ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में BR टॉमलिंसन ने कहा था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उपनिवेशी शासन की ओर भारतीय की चेष्टा है। फिर असहयोग आंदोलन के संबंध में एलन विल्किंसन ने कहा कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। इसके साथ साथ ब्रिसफोर्ड ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा कि गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरण है। इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। तो इस प्रकार से अन्य जो महत्वपूर्ण थिंकर थे या व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार से वक्तव्य दिया था। इसे भी आप जहन में रखें। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन 1, 2, 3 तीनों को माना गया है, जिसमें से 1935 के भारत शासन अधिनियम का सभी भारतीयों ने विरोध किया तथा कांग्रेस ने इसे एक स्वर से नामंजूर कर दिया। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सोशलिस्ट एवं साम्यवादी सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम में विरोध करने के पक्ष में थे। गांधी जी आरंभ में सत्ता में भागीदारी के विरोध में थे, लेकिन बाद में भागीदारी का समर्थन किया था। तो इस प्रकार से 1935 के बारे में तीनों ऑप्शन सही है। अन्य एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में अन्य फैक्ट है कि 1936 के प्रारंभ में लखनऊ अधिवेशन और 1937 के अंत में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने, प्रशासन में भागीदारी के विरोध को स्थगित करने तथा सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर चुनाव के पश्चात विचार करने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1935 के अधिनियम को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान किया गया कि उपर्युक्त में यहाँ पे सही कथन बताना है। तो यहाँ पर डी को सही माना गया है, 1, 2, 3 है ना, जिसमें होगा प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का वास्तविक इरादा क्या था? तो इसमें से ऑप्शन डी को सही माना गया है, राष्ट्रीय नेताओं को साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करना। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का वास्तविक इरादा राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए रियासतों का उपयोग करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों को सत्य माना गया है। पहला है, अंग्रेजों को भारतीय राष्ट्रीयवादियों को खुश करना पड़ा और इसका परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित करना था। फिर है, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान की और 1937 के प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन सत्य है। अन्य फैक्ट को देखते हैं। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। इसने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। इसने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। इसने न केवल एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, बल्कि 2 या अधिक प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था। ये सभी संबंधित है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सत्य माना गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। ये ऑप्शन सत्य है। अन्य फैक्ट को देखें। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के रूप में विभाजित किया। संघीय सूची, जहां केंद्र के लिए 59 वस्तुओं के साथ था। प्रांतीय सूची, प्रांतों के लिए 54 वस्तुओं के साथ। और समवर्ती सूची, जहां दोनों के लिए 36 वस्तुओं के साथ शामिल था। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन किसका है? तो ये उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। उपयुक्त कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया। गांधी जी ने भी कहा था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भविष्य में भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। तो इस प्रकार से ये जो वक्तव्य है, इन वक्तव्यों को हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है। इस कानून के द्वारा केवल वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी बात, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। फिर है कि इस अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय, है ना। फिर है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए, है ना। तो ये सभी मूल रूप से सही है। सी को गलत माना गया। क्यों गलत माना गया, इसकी चर्चा करते हैं। तो इस कानून के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और विस्तार किया गया। इस कानून द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। लियोनिस कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। तो हमें याद रखना है, किसी द्वैध शासन का
जन्मदाता माना गया है तो लियोनस कर्टिस को। इस समय केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी। साथ ही भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बोला गया है कि राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892 की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर डी को सत्य माना गया है, जिसमें से 1, 2 और 4 को सत्य कहा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में पारित किया गया है ना। तो यहाँ पर वायसराय का नाम हमें याद रखना है, लॉर्ड डफरिन। फिर है कि इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया, ये भी ऑप्शन सही है। फिर है इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन के सिद्धांतों को भारत में स्वीकार किया, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन गलत है कि इस कानून द्वारा परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया, ये ऑप्शन गलत है। अब चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। तो इस अधिनियम की अन्य कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इस कानून के द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस कानून के द्वारा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। विधान परिषदों में अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था। केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या केवल 4 की वृद्धि अपर्याप्त थी। तो यहाँ पर जो है कि इस कानून के द्वारा परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया था, ये ऑप्शन गलत है, अधिकार मिला ही नहीं था उसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन सभी को माना गया है, जिसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। इस कानून के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। तो इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन सही है। अन्य फैक्ट को देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं मिंटो वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधारों का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमों में फूट डालना था। इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। साथ ही गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। इसे भी याद रखना है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो उत्तर होगा सत्येंद्र सिन्हा। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन एक निहित नहीं था। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मुस्लिम लीग से दूर रखना, है ना, ये शामिल नहीं था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मुस्लिम लीग से दूर रखना मार्ले मिंटो सुधारों के उद्देश्यों में निहित नहीं था, बल्कि इस सुधार का उद्देश्य मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखना था, है ना। इसके अलावा नरम दल को संतुष्ट करने पर रोक लगाना तथा अतिवादियों के प्रभाव को कम करना भी इसके उद्देश्यों में निहित था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमों में फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार 1909 की उपलब्धियों पर विचार करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिसमें से दोनों कथन को सत्य माना गया है। पहला है इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली सिद्धांत को मान्यता मिली। दूसरा है इसके द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए। अन्य फैक्ट को देखें तो इस कानून की प्रमुख उपलब्धियों में चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को पहली बार भारत में मान्यता मिली, गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए। परंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही थी, या इन सुधारों के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है। तो इसका उत्तर
ऑप्शन ए होगा। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो द्वैत शासन प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा दूसरे भाग में गवर्नर तथा उसके मंत्रीगण से थे। फिर है प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह से तथा हस्तांतरित विषयों का शासन भारत मंत्रियों की सलाह से करता था। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो इस प्रकार से है इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में केंद्रीय व्यवस्थापिका का स्तर पर कई प्रावधान किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सत्य माना गया है। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया है ना, ये ऑप्शन सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन थी तथा राज्य परिषद उच्च सदन। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, परंतु इसे गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। तो इसे पॉज करके एक बार अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन में केवल एक को सत्य माना गया है। देखते हैं को क्या है। तो भारतीय नेताओं को मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में 2 मुख्य आपत्तियां थी। प्रथम आपत्ति यह थी कि घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी, है ना। दूसरी आपत्ति जो यहाँ बताया गया है वो गलत है। दूसरी आपत्ति में यह कहा गया है कि उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार सरकार एवं राजनीतिक दलों दोनों को था। ये ऑप्शन गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। तो घोषणा में भारतीयों को दूसरी आपत्ति यह थी कि उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार के पास था, है ना। इसमें राजनीतिक दल शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सत्य माना गया है, जिसमें 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो गांधी जी एवं अन्य प्रमुख नेताओं में विचारधारा के बीच मतभेद हो जाने की स्थिति में गांधी जी को 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत दर्ज की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को बताना है, जिसमें से 3 को असत्य माना गया है, बाकी बात सभी सत्य है। जिसमें से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी 1935 में के अधिनियम में। दूसरा है कि निम्न सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीकों से होगा, ये भी सही है। प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी, ये भी सही है। तीसरा गलत है कि समस्त विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में किया गया, ये ऑप्शन गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। तो समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। ऑप्शन में दिया गया है 2 सूची, इस कारण से ये ऑप्शन गलत था, है ना। 3 सूचियों में किया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। इस अधिनियम में किए गए प्रावधान के तहत उच्च सदन का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से, निम्न सदन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाना तय हुआ। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनावों में राज्यों के किस युग्म में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा मध्य भारत एवं उड़ीसा। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार तथा संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। बम्बई में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत असम एवं पश्चिम बंगाल में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। इन राज्यों में मिलीजुली मंत्रिमंडल का गठन किया गया।
गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बंगाल एवं पंजाब में गठित हुआ। बंगाल में मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसे एक बार पॉज करके कहीं जब अवश्य लिख ले। ये प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है ना, किन प्रांतों में उसे स्पष्ट बहुमत मिली और कहाँ पर वे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सत्य कथन को बताना है तो ऑप्शन 3 को सत्य माना गया है ना, कि 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 152 थी, जबकि 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनावों के दौरान विधानसभा की सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में थी। ये ऑप्शन गलत है। 1937 में सबसे कम विधानसभा सीट वाला प्रांत उड़ीसा था। ये भी ऑप्शन गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि अधिक और कम कहाँ कहाँ सीटें थी। तो 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनावों में बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 152 थी, जिसमें से कांग्रेस ने 95 सीटें जीती थी। 1937 के प्रांतीय चुनावों में सर्वाधिक 250 सीटें बंगाल में थी, है ना। ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में थी। इस कारण से ये ऑप्शन गलत है, होना चाहिए था बंगाल, तब ऑप्शन सही होता। जबकि सबसे कम सीटें 50 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में थी, ना कि उड़ीसा में, है ना। उत्तर सबसे कम सीटें थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, जो सीटों की संख्या 50 है। कांग्रेस को प्रांतीय चुनावों में सबसे अधिक 159 सीट, है ना, 215 में से मद्रास प्रांत में, जबकि सबसे कम 8 सीटें 60 में से सिंध प्रांत में प्राप्त हुई थी। इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है फरवरी 1938 ईस्वी में संयुक्त प्रांत एवं बिहार प्रांत की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्यों त्यागपत्र दे दिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य सरकार एवं गवर्नर के बीच कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर मतभेद होने पर। 1937 ईस्वी में कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों ने सबसे पहले इन राज्यों में बंदी बनाए गए लोगों को रिहा किया, लेकिन फरवरी 1938 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में 15 एवं बिहार में 23 लोग इस प्रकार के कैदी थे जिनको राज्य सरकार रिहा करना चाहती थी, लेकिन गवर्नर स्वीकृति नहीं दे रहे थे। इसी मुद्दे पर 15 फरवरी 1938 ईस्वी को बिहार और संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। बाद में विचार विमर्श द्वारा इस मुद्दे को हल किया गया और मार्च 1938 के अंत तक दोनों ही प्रांत के कैदी रिहा कर दिए गए। अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी में कांग्रेस सरकारों ने कुल 8 प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन किया। इस दौरान किस एकमात्र प्रांत की सरकार ने उत्तेजक भाषण देने के आरोप में 2 समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार कर दंडित किया। तो इसका उत्तर होगा मद्रास। मद्रास प्रांत की सरकारों ने, जिसके प्रधानमंत्री थे सी राजगोपालाचारी, 2 समाजवादी नेताओं को उत्तेजक भाषण देने के आरोप में दंडित किया था। 1937 ईस्वी के एक उत्तेजक भाषण देने के अपराध में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को मद्रास सरकार ने दंडित किया, लेकिन जल्द ही उनको रिहा कर दिया। अक्टूबर 1937 ईस्वी में एक अन्य समाजवादी कांग्रेसी नेता SS बाटलीवाला पर राजद्रोह के लिए भड़काने वाला भाषण देने के आरोप लगाकर मद्रास सरकार ने उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 माह जेल की सजा दी थी। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भी सरकार ने जल्द ही छोड़ दिया। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय ने लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, युद्ध के बाद भारतीयों को सत्ता सौंपने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, है ना। ये अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था। जबकि अतिशीघ्र वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, ये सही है। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, ये भी मूल रूप से सही है। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं किया जाएगा, ये भी मूल रूप से सही है। सी सही नहीं है। अब इसकी चर्चा करते हैं। अगस्त प्रस्तावों में युद्ध के बाद भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात नहीं कही गई थी, बल्कि युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन करने की बात कही गई थी, है ना। इस कारण से ऑप्शन सी गलत है। फिर है कि कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने इन प्रस्तावों के बारे में कहा, डोमिनियन स्टेट का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो गया है।
गांधी जी ने घोषणा की। अगस्त प्रस्तावों के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादियों एवं उपनिवेशी सरकार के बीच खाई चौड़ी हो गई। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है, जिसमें से 1, 2 और 3 को सत्य माना गया है। एक में है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव को तैयार करने में खालिद उज्मा, फजल उल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया तथा खलीफ उज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन गलत है कि मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में सर मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम देश की स्थापना की बात की। ये ऑप्शन गलत है। चर्चा करते हैं। तो 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में सर मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम देश की स्थापना की बात कही थी। मुसलमानों के पृथक देश का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन में दिया गया है कि मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन, ये कराची अधिवेशन नहीं होगा, ये होगा इलाहाबाद अधिवेशन। अगला प्रश्न है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो इसका उत्तर होगा 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। क्रिप्स मिशन को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत भेजा गया था। इसका वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। मिशन ने निम्न प्रस्ताव दिया। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा तथा व्यक्तियों को संविधान निर्मित करने का अधिकार होगा। कोई प्रांत अगर संविधान नहीं बनाता तो उसे अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। युद्ध के दौरान रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के अधीन होगा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करते हुए इसे डूबते हुए बैंक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्तावों के पर विचार करें। पहला है युद्ध पश्चात संविधान का निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन। दूसरा है डोमिनियन दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना। तीसरा है प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प नहीं दिया गया। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है, जिसमें से 1 और 2 को सत्य माना गया है। तीसरा ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इसके एक प्रावधान में कहा गया कि संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिस प्रांतों में या जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन सुनिश्चित करती थी। अगला है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सत्य कथन हमें बताना है, जिसमें से 1, 2 और 4 को सत्य माना गया है। एक में है कि ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 ईस्वी में एक मिशन भारत भेजा। दूसरा है इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। चौथा कहता है युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन गलत है कि क्रिप्स मिशन वास्तव में यह आश्वासन दिया था कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को आज़ादी देने पर विचार किया जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो क्रिप्स प्रस्ताव युद्ध समाप्त होने पर भारत को आज़ादी देने का आश्वासन नहीं दिया था। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात प्रस्ताव में कही गई थी। साथ ही नया निर्मित संविधान 2 शर्तों पर लागू होगा। संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से अलग होने के अधिकारी होंगे। दूसरा, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। साथ ही कहा गया है कि नए भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगी। गांधी जी ने इसे आगे की तारीख का चेक कहा था, जिसमें नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। तो इस प्रकार से गांधी जी और नेहरू जी के बारे में जो वक्तव्य है उसे भी याद रखना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का जो रिमेनिंग MCQ है उसकी चर्चा करेंगे।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।